हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ परिवार। मैं आपका अपना विवेक सिंह। जैसा आप सब जानते ही हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हमारा सिलेबस दैट इज़ योर इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी। तो हम लोग जल्दी से एक बार पहले ये देख लेते हैं हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो हमारी लास्ट क्लास का रिव्यू, वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपर्स कौन होते हैं, हमने वेब डेवलपर्स भी देखे थे। वेब डेवलपमेंट क्या होता है, हमने ये भी सीखा था। फ्रंट एंड वेब डेवलपर कौन है, बैक एंड वेब डेवलपर कौन है, फुल स्टैक वेब डेवलपर्स कौन होते हैं, इंटरनेट क्या है, www क्या है हमारा, ब्राउज़र क्या है और सर्च इंजन क्या है। ये सब चीज़ें हमने अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट की थी। तो आज का लेक्चर भी हम उतना ही इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज बहुत ही दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, उसको मॉडल भी कहा जाता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल या क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। और द सेकंड थिंग इज योर यूआरएल। हमारे सिलेबस में सिर्फ क्लाइंट सर्वर मॉडल है, इसके अलावा और भी बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। सॉरी, चलिए। क्लाइंट सर्वर मॉडल से एक और होता है हमारा, दैट इज योर पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में क्या होता है, हमारे सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप एक क्लास में बैठे हो, अब सारे फ्रेंड्स एक साथ बैठे हुए हैं। अब क्या हो रहा है, आपको किसी से कॉपी चाहिए, नोटबुक चाहिए। आपने अपने फ्रेंड से मांगी, उसने आपको डायरेक्ट अपनी नोटबुक दे दी, लो जी। उसने आपको अपनी नोटबुक प्रोवाइड कर दी। किसी दूसरे ने भी आपसे मांग ली, किसी तीसरे ने भी आपसे मांग ली। अब आप किस किस को दोगे? अगर किसी को मना करोगे, आपस में लड़ाई हो जाएगी। प्रॉब्लम ये होता है पीयर टू पीयर, यानी सब सिस्टम्स आपस में। पीयर का मतलब होता है एक कंप्यूटर। तो पीयर टू पीयर मतलब कंप्यूटर से कंप्यूटर, हर कंप्यूटर आपस में जुड़ा हुआ है। जैसे क्लास के सारे बच्चे आपस में जुड़े हुए हैं। दिस इज कॉल्ड पीयर टू पीयर सिस्टम। कहाँ पे फेल हुआ? यहाँ पे फेल हो गया कि आपस में डेटा कोलैप होने लगा, कि मेरे पास डेटा है या नहीं है, सामने वाला मांग रहा है, इधर वाला भी मांग रहा है, इधर वाला भी मांग रहा है, सबने मांग लिया। अब मेरे पास है या नहीं है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इतना ज़्यादा ट्रैफिक बन गया नेटवर्क पे कि बड़ी प्रॉब्लम हुई। तब एक नया इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज योर क्लाइंट सर्वर मॉडल। ये है हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल। देखिए क्लाइंट सर्वर मॉडल कैसे काम करता है। अब यहाँ पे आ गया बीच में आपका क्लास टीचर। अब तक क्या था, अब तक सारे आपस में फ्रेंड थे, सब एक दूसरे से ले रहे थे, दे रहे थे, लड़ रहे थे, सिर फोड़ रहे थे। अब क्या हुआ, अब क्लास के बीच में एक टीचर आ गया जी। अब आप आपस में कोई बात नहीं कर सकता। अब इफ यू वांट एनी नोटबुक, अब अगर तुम्हें कोई कॉपी चाहिए, किताब चाहिए, तो क्या कहोगे? आप टीचर से कहोगे, सर आई नीड दिस बुक, या सर मुझे ये किताब चाहिए, क्या मैं इससे ले लूं? अब टीचर आपको उसके पास नहीं भेजेगा, वो कहेगा आप बैठ जाओ। अब वो उसको खड़ा करेगा, यस श्याम खड़े हो जाओ, अब बताओ भाई, ये कॉपी मांग रहा है, अपनी कॉपी दो। वो कॉपी लेगा और उसको दे देगा। इसी तरीके से ये हमारा पूरा क्लाइंट सर्वर मॉडल है। ये कौन है? ये हमारे क्लाइंट्स हैं। क्लाइंट्स का मतलब अलग अलग सारे कंप्यूटर्स। जो हम पीयर टू पीयर में जो पीयर था, कंप्यूटर था, इसी तरीके से यहाँ पे जो क्लाइंट वर्ड यूज हो रहा है, दिस इज यूजिंग फॉर कंप्यूटर। ये सब कंप्यूटर है। वो कंप्यूटर भी हो सकता है, वो टैबलेट भी हो सकता है, वो मोबाइल भी हो सकता है, वो कुछ भी हो। जो भी एक डिवाइस है जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकती है, दैट इज कॉल्ड क्लाइंट। हम उसे क्या कहते हैं? क्लाइंट। सर्वर कौन है? सर्वर आपके क्लास का टीचर है, जो सबको मैनेज कर रहा है। जैसे आपको यहाँ देख के समझ में आ रहा होगा, ये सब आपस में सारे क्लाइंट हैं, पर ये आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। यहाँ पे एक सर्वर बना हुआ है, ये टीचर बैठा है। अब अगर किसी को कुछ चाहिए तो वो टीचर से कहेगा, टीचर फिर उससे कांटेक्ट करेगा, तब वो आपको देने वाला है। तो ये कौन हो गए? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर या क्लाइंट सर्वर मॉडल।
अब इसको और समझने के लिए इसके हम थोड़े से फायदे देखते हैं। भाई कोई भी चीज़ अगर नई आती है तो उसका कुछ तो फायदा होगा, नहीं तो उसकी जरूरत ही क्या पड़ी थी, पुराना चल रहा था उसी को चलाते रहते। भाई उसमें कुछ फायदे आए होंगे, इसलिए तो हमने उसको यूज़ करा। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल के क्या फायदे हैं, एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहला, सेंट्रलाइज डेटा स्टोरेज। सेंट्रलाइज क्यों हो गया, कैसे हुआ सेंट्रलाइज? सेंट्रलाइज ऐसे हुआ जब बीच में क्लास टीचर आ गया, जब बीच में आपका सर्वर आ गया, तो अब क्या हुआ, सारा डेटा इकट्ठा होके एक सर्वर पे इकट्ठा हो गया। टीचर ने क्या करा, सारे बच्चों की कॉपियां ली, अपने पास रख ली, इकट्ठा हो गया ना सारा डेटा, सेंट्रलाइज्ड हो गया। अब किसी को कोई सी नोटबुक चाहिए, निकाल लेंगे, दे देंगे। तो क्या हुआ, क्लाइंट सर्वर में सारा डेटा इकट्ठा होके एक साथ सर्वर पर रख दिया गया, वो बिखरा हुआ नहीं है, स्कैटर्ड नहीं है। तो क्या हुआ इसका सबसे पहला फायदा, सेंट्रलाइज डेटा स्टोरेज, सारा डेटा एक जगह इकट्ठा हो गया हमारा, सेंट्रलाइज्ड। दूसरा, मैनेजेबिलिटी। भाई अगर सारी चीज़ें एक ही जगह होंगी, उनको मैनेज करना ईजी है। अगर सारी चीज़ें इधर उधर फैली हुई होंगी, उनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। तो मैनेजेबिलिटी ईजी हो गई, चीज़ों को मैनेज करना बहुत आसान हो गया। सेंट्रल सिक्योरिटी। अभी सेंट्रल सिक्योरिटी क्या है भैया, अब सेंट्रल सिक्योरिटी को आप ऐसे समझें, मेरे पास 10 लोग थे, मैंने उन 10 को सबको 5-5 हज़ार रुपये दे रखे थे कि लो जी 5 हज़ार 5 हज़ार 5 हज़ार 50 हज़ार रुपये थे मेरे पास। मैंने वो 10 लोगों को अलग अलग दे रखे थे, यानी क्लाइंट्स के पास थे। अब मुझे चोरों से बचाना था, तो मैं चोरों से कैसे बचाऊंगा, अब मुझे उन 10 की प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी ना। अब मैं उन 10 लोगों को पहले बचाऊं, उनके पीछे पुलिस बैठाऊं, या उनके पीछे सिक्योरिटी लगाऊं, हाँ भाई इनके पास से चोरी नहीं हो जानी चाहिए। तो क्या हुआ, सिक्योरिटी बहुत महंगी पड़ गई भाई मुझे। अब मैंने क्या करा, मैंने उन सबसे 5-5 हज़ार रुपये लिए, इकट्ठे करे, इकट्ठे करके बैंक में डाल दिए, मेरा काम ही खत्म। क्या हुआ, डेटा सेंट्रलाइज हुआ, उसके बाद मैनेज करना इजी हो गया। तीसरा, उसकी सिक्योरिटी बढ़ गई। उसकी सिक्योरिटी कैसे बढ़ाई गई, भाई सेंट्रल सिक्योरिटी, जहां मुझे 10 लोगों के साथ सिक्योरिटी देनी पड़ रही थी, अब मैं वहां सिर्फ एक आदमी को सिक्योरिटी दे रहा हूं, या उस बैंक को जहां पे मैंने सारा पैसा इकट्ठा करके रखा था, अब वो बैंक उसकी सिक्योरिटी दे रहा है एक ही जगह। यानी 10 लोगों को सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ी, अब एक ही जगह सिक्योरिटी देनी है, तो सेंट्रल सिक्योरिटी बढ़ गई। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को पूल करने के लिए, अब ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है, इसको आप ऐसे माने, अब मैं अगर आज के टाइम पे कोई भी एक सॉफ्टवेयर खरीदने जाता हूँ, कोई भी एक सॉफ्टवेयर, जैसे आप सब लोग एम एस ऑफिस यूज़ करते हैं, वर्ड पावर पॉइंट एक्सेल एक्सेस एम एस ऑफिस के पार्ट हैं, आप लोग इन सब का यूज़ कर रहे हो। अब मैं अगर एम एस ऑफिस खरीदने जाता हूँ, इट विल कॉस्ट अबाउट 4 to 5 थाउजेंड रुपीज़, 4 से 5 हज़ार रुपये के बीच में और सॉफ्टवेयर आएगा। अब मेरी क्लास में अगर 10 कंप्यूटर लगे हुए हैं, तो क्या होगा, मैं 10 ऑफिस खरीदूँ, हर कंप्यूटर पे अलग अलग ऑफिस डाल दूँ, बड़ी प्रॉब्लम। अब एक की कीमत 4 हज़ार रुपये है, 10 कंप्यूटर पे डालने के लिए कितने हो गए, 40 हज़ार रुपये हो गए, बहुत महंगा पड़ गया। अभी हमने सबसे पहला क्या पढ़ा था इसमें, सेंट्रलाइज डेटा स्टोरेज। इसका सबसे बड़ा फायदा था कि सारा डेटा एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर का क्या हुआ, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, हमने ऑफिस लिया, अपने सर्वर पर डाल दिया, अब हमारे सर्वर पर सेंट्रलाइज्ड हो गया। अब वो जो 10 कंप्यूटर हैं, या वो जो 10 बच्चे हैं या 10 लोग हैं, वो सब उसी ऑफिस का यूज़ कर सकते हैं। अब मुझे सब पे अलग अलग डालने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या हुआ, मेरा डेटा सेंट्रलाइज हो गया, मेरे सॉफ्टवेयर की कॉस्ट बच गई, या सॉफ्टवेयर भी सेंट्रलाइज्ड हो गए, मैं सॉफ्टवेयर का डेटा भी एक ही जगह से उठा सकता हूँ। इसी तरीके से हार्डवेयर, प्रिंटर, भाई मेरे क्लास में 10 बच्चे हैं, भाई 10 के 10 बच्चों को प्रिंट निकालना पड़ रहा होगा ना, तो अब मैं सबको अलग अलग प्रिंटर तो प्रोवाइड नहीं करूँगा। क्या करा जाए, मैंने क्या करा, एक प्रिंटर लाया, मैंने उसको सर्वर पे डाल दिया, सर्वर पे इंस्टॉल कर दिया। अब जितने भी मेरे यूज़र हैं, 5 10 15 जितने भी बच्चे हैं, वो सब बच्चे आएंगे और मेरे उसी एक प्रिंटर का यूज़ कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पर बैठकर। क्यों, क्योंकि हार्डवेयर भी शेयर हो गया, हार्डवेयर को भी पूल करा जा सकता है, पूल मतलब लिया जा सकता है, खींचा जा सकता है, यूज़ करा जा सकता है। डेडिकेटेड सर्वर कंप्यूटर। अब ये डेडिकेटेड सर्वर कंप्यूटर का क्या मतलब, डेडिकेटेड का मतलब जो उसी काम के लिए डेडिकेटेड है, वो और कुछ नहीं करेगा। ये डेडिकेटेड कंप्यूटर सर्वर सर्वर मतलब
जो एक काम के लिए ही बना है और उसी के लिए डेडिकेटेड है, वो सिर्फ आपका डेटा स्टोर कर रहा है, आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने का काम करता है आपका सर्वर। नेटवर्क ट्रैफिक को भी कम कर देता है। सबसे पहला ये बताया था मैंने आपको, क्या हो रहा था क्लास में, सब बच्चे आपस में लड़ रहे थे, इसने भी उसने भी, सबने ले लिया, तो क्या हो गया, ट्रैफिक हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, सर्वर बीच में आ गया, इसने सारे ट्रैफिक को ही बंद कर दिया। ये सिर्फ जिसको चाहिए उसने मांगा, उससे लिया, इसको दे दिया, तो ट्रैफिक क्या हुआ, नेटवर्क ट्रैफिक कम हो गया। उपलब्ध हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को साझा करने के लिए सर्वर की क्षमता सेम, अभी बताया ना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक ही प्रिंटर का सब लोग यूज कर पा रहे हैं, एक ही सॉफ्टवेयर का सब लोग यूज कर पा रहे हैं, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, शेयरिंग। अब तो इंटरनेट भी शेयर होता है ना, आपका डेटा भी शेयर कर सकते हो आप, है ना, हॉटस्पॉट ऑन करा, अपना इंटरनेट आपने दूसरे के साथ शेयर कर दिया, वो भी आपका इंटरनेट से। तो ये सारे फायदे समझ में आ गए हमारे भाई। किसी भी आर्किटेक्चर को, किसी भी मॉडल के क्या फायदे हैं, तो कौन से मॉडल के फायदे हैं, ये हमारे क्लाइंट सर्वर मॉडल, क्लाइंट सर्वर मॉडल के ये फायदे थे हमारे। अब अगर किसी चीज के कुछ फायदे हैं तो उसके नुकसान भी होंगे, वैसा तो है नहीं ना कि वो उसके सब फायदे ही फायदे होने वाले हैं, तो थोड़े बहुत नुकसान भी होने चाहिए या होंगे। यस, सबसे पहला एक्सपेंसिव डेडिकेटेड हार्डवेयर। एक्सपेंसिव डेडिकेटेड हार्डवेयर का क्या मतलब हुआ अभी, क्योंकि अब जो मेन सर्वर है, अब सर्वर तो भी बड़ा बनाना पड़ेगा ना, उसकी पावर भी ज़्यादा होनी चाहिए, उसकी स्टोरेज भी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो 10 लोगों का डेटा एक साथ इकट्ठा करके रखने वाला है। उसकी स्पीड भी तेज़ होनी चाहिए, उसमें रैम भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो क्या हुआ, इससे इसकी हार्डवेयर की कॉस्ट बढ़ गई, ये एक्सपेंसिव हो गया, ये महंगा हो गया। प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकता होगी। अब भी, अब अगर सर्वर है तो उस सर्वर को चलाने के लिए भी तो एक एडमिनिस्ट्रेटर चाहिएगा, वो टेक्निकल क्वालिफाइड होना चाहिए जो उस सर्वर को मेंटेन करने वाला है, या एक एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए जिसको सर्वर के बारे में पूरी जानकारी है, तब वो उसको चला पाएगा। तो सबसे पहला नुकसान भैया, खर्चीला बहुत है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, पैसे बहुत लगता है। दूसरा, उस सर्वर को चलाने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, एक टेक्निकल पर्सन चाहिए जो उस सर्वर को मेंटेन कर सके। तीसरा, महंगे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और क्लाइंट लाइसेंस की आवश्यकता होती है। वही बताया, जब महंगा एक तो सर्वर हो गया, अब उसके बाद भैया जो 10 कंप्यूटर हैं वो उससे कनेक्ट होंगे, अब वो डायरेक्ट तो कनेक्ट नहीं हो सकते, उनके लिए बीच में कोई नेटवर्क डिवाइसेस भी चाहिए। तो अलग अलग नेटवर्क डिवाइसेस आपस में कनेक्ट करना, और क्लाइंट के लाइसेंसेस, बिना लाइसेंस के नहीं चलती चीज़ें। अब अगर सर्वर के ऊपर मुझे 10 कंप्यूटर जोड़ने हैं तो उन सबको अलग अलग लाइसेंस खरीदने पड़ेंगे। मेरे साथ जुड़ने के लिए या जेई क्लासेस के साथ आपको जुड़ने के लिए आपने एक फ़ीस पे करी, तब आप हमारे साथ जुड़ पाए। इसी तरीके से अगर क्लाइंट सर्वर के साथ जुड़ना चाह रहा है तो क्या करना पड़ रहा है, उसको उसको एक लाइसेंस परचेज करना पड़ रहा है। तो अगर 10 कंप्यूटर जुड़े हैं तो 10 लाइसेंस परचेज करोगे आप, 20 कंप्यूटर जुड़ेंगे तो 20 लाइसेंस परचेज करने पड़ेंगे आपको इसके लिए। तो क्या हुआ, महंगे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, और जितने ज़्यादा क्लाइंट होंगे उतने ज़्यादा आपको लाइसेंस खरीदने पड़ गए। पीयर टू पीयर मॉडल की तुलना में कॉम्प्लेक्स इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन। पीयर टू पीयर बताया था, पीयर टू पीयर क्या था, सारे कंप्यूटर आपस में एक साथ कनेक्टेड है, भाई ये वाला भी यहाँ जुड़ गया, ये भी सब आपस में एक दूसरे के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं, डेटा ले सकते हैं और दे सकते हैं। तो अब ये क्या हो गया, यहाँ सर्वर आके बैठ गया भैया बीच में, टीचर, अब टीचर का डर है बहुत ज़्यादा, बड़ी दिक्कत। तो ये क्या हुआ, ये डेटा हो गया कॉम्प्लेक्स, ये बड़ा हार्ड, मतलब दिक्कत सी बात है कि कंप्यूटर लाओ, सर्वर पर जोड़ो, अब उनके लाइसेंस खरीदो, लाइसेंस खरीद के उनको इंस्टॉल करो, तो बड़ी मुश्किल वाला काम। यानी है तो अच्छा, लेकिन उसको मैनेज करना हार्ड हो गया, उसको मैनेज नहीं करा जा सकता है। बहुत सारी मेमोरी और डिस्क स्पेस के साथ क्लाइंट कंप्यूटर और हाई स्पीड सर्वर कंप्यूटर की आवश्यकता है। अगर एक ही जगह पे सेंट्रलाइज डेटा स्टोरेज इसका फायदा था, तो वो इसका नुकसान भी है। फायदा क्या था, सारा डेटा एक जगह इकट्ठा हो गया। नुकसान क्या है कि सारा का सारा डेटा एक ही जगह इकट्ठा हो गया है, तो हमें स्पेस बहुत बड़ी चाहिए, तो इतने सामान को रखने के लिए स्पेस भी तो ज़्यादा चाहिएगी, तो स्पेस बहुत बड़ा चाहिए, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा चाहिए। तो ये इसके कुछ नुकसान हैं, कुल मिला के
एक मोटा सा नुकसान एक है कि भैया ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये बहुत ज़्यादा महंगा है, हार्डवेयर की तुलना में भी, सॉफ्टवेयर की तुलना में भी, आप किसी भी मायने में इसकी तुलना कर लीजिए, ये महंगा है। तो इसका मेन अगर नुकसान आपसे पूछा जाए या डिसएडवांटेज आपसे पूछी जाए तो सिर्फ इसका एक मेन सबसे बड़ा नुकसान, एक तो हार्ड बहुत है क्योंकि बड़ा नेटवर्क है, जोड़ना मुश्किल है, नेटवर्क डिवाइसेस चाहिए, वो नेटवर्क डिवाइसेस पैसे की आएंगी तो खर्चा बढ़ गया, सर्वर बड़ा चाहिए, उसके अंदर डेटा स्टोरेज के लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ानी पड़ेगी आपको, तो क्या हुआ, खर्चा बढ़ गया। तो इनडायरेक्ट घुमा के कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, पकड़ा कान ही जाने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्लीज। अब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल हम लोग पढ़ रहे हैं। अब इसके 3 एलिमेंट हैं जी, कौन कौन से, क्लाइंट मशीन, सर्वर और नेटवर्क डिवाइसेस। एलिमेंट किसको बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं जो भी चीज हमारी किसी काम को करने के लिए जरूरी हो, वो एलिमेंट है। अब अगर आपको क्लाइंट सर्वर मॉडल बनाना पड़े या क्लाइंट सर्वर मॉडल पे आप लोग काम करना शुरू करो तो आपको क्या चाहिएगा, सबसे पहले एक सर्वर, उसके बाद एक क्लाइंट मशीन चाहिए, एक हो, दो हो, तीन हो, जो उसके साथ आपस में कनेक्ट होंगी, और तीसरा नेटवर्क डिवाइस। उन मशीनों को सर्वर के साथ जोड़ोगे कैसे, कनेक्ट कैसे करोगे, तो बीच में कुछ तो एलिमेंट चाहिएगा, कुछ तो कंपोनेंट चाहिएगा, वो क्या होती है, नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस बहुत सारी हैं, जैसे हब, स्विचेस, राउटर, ऐसे और बहुत सारे हैं। जैसे स्विच का क्या काम है, अगर मैं छोटा सा एक्सप्लेन करूं आपको, एक्सटेंशन बोर्ड देखा होगा आपने बिजली का। अब आपके पास बोर्ड तो है एक, मतलब आप सॉकेट है आपके पास एक, अब आपको फ़ोन चार्ज करना है अपना, आपने उसमें चार्जिंग लगा दी, योर फ्रेंड केम एंड ही आस्क्ड टू चार्ज हिज फ़ोन और हर फ़ोन, तो अब उसने आपसे कहा यार मुझे अपना फ़ोन चार्ज करना है, तो मैं कैसे करूँ, तुम्हारे पास एक ही बोर्ड है, तुमने क्या करा, तुम फटाक से गए, एक एक्सटेंशन लेके आए, लाके एक्सटेंशन लगाया, उसमें 3-4 पोर्ट थे, तुमने अपना भी उसका भी 3-4 और सबको आपस में कनेक्ट कर दिया, सबको बिजली मिलनी स्टार्ट हो गई। यही काम होता है स्विच का और हब का। अब एक कंप्यूटर में वायर लगाओ, एक इस कंप्यूटर पे लगाओ, दो तो आराम से जुड़ जाएंगे। अब अगर 3 या 4 कंप्यूटर आपस में जोड़ने हो तो कैसे जोड़ोगे, दिक्कत हो गई। उसके लिए बीच में लगाया जाता है हब या स्विच। इस कंप्यूटर को लाओ स्विच पे जोड़ दो, इस कंप्यूटर को लाओ स्विच पे जोड़ दो, इस कंप्यूटर को लाओ स्विच पे जोड़ दो, और इस स्विच को ले जाओ किस पे जोड़ दो, सर्वर पर जोड़ दो। तो नेटवर्क डिवाइस स्विच हो गई, हब हो गई, राउटर हो गया, और ऐसे एनआईसी हो गया, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो गया, तो ये होगी सारी नेटवर्क डिवाइसेस। सर्वर हो गया एक बड़ा कंप्यूटर, बड़ा मतलब साइज में नहीं, स्पीड में, स्पीड में बड़ा, उसके साइज से उसका कोई फर्क नहीं है। क्लाइंट मशीन छोटे कंप्यूटर्स, यानी जो हम लोग आज के टाइम पे यूज करते हैं वो सब क्लाइंट कंप्यूटर्स हो गए हमारे। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और मॉडल दोबारा से, वैसे हम सब कुछ एक्सप्लेन कर चुके, पर ये सर्वर आ रहा है हमारा, देखिए ये क्लाइंट है, क्लाइंट डायरेक्ट रिक्वेस्ट करता है किसको, सर्वर को, सॉरी, क्लाइंट डायरेक्ट किसको कर रहा है, सर्वर को। अब सर्वर क्या करता है, कहीं दूसरे से उसने उसको लिया और इसको वापस रेस्पॉन्स कर दिया, अगर उसके पास है तो वो डायरेक्ट दे देगा, उसके पास नहीं है तो वो दूसरी जगह से लेके आपको देगा। तो ये क्या हो गया, ये पूरा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इसको एक बार देख लें, इसको एक बार समझ लें, बीच में हमारा सर्वर है, चारों तरफ हमारे क्लाइंट हैं, क्लाइंट क्या करता है, यहाँ रिक्वेस्ट करता है और सर्वर इसको रेस्पॉन्ड करता है। क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, ये इसको रेस्पॉन्ड करता है। कोई भी क्लाइंट आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर रहा है। क्या काम हो रहा है, सब सर्वर के साथ कांटेक्ट में है, सब सर्वर से कांटेक्ट करते हैं और सर्वर उनको वापस रेस्पॉन्ड करता है। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल समझ में आ गया, बहुत छोटी सी चीज, अगर इसको हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी देखें तो क्या होता है, बीच में एक सर्वर है, सर्वर क्या होता है, कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, सर्वर भी एक कंप्यूटर ही है जो बड़ा है। बड़ा किस मायने में, साइज के मामले में नहीं, स्पीड के मामले में, स्टोरेज के मामले में, और
जितनी भी चीज़ें उसके अंदर, रैम है, हार्ड डिस्क है, रोम है, मेमोरी, जो भी चीज़ें उसमें है वो सब ज़्यादा होंगी। अब बात करते हैं हम लोग यूआरएल की। अब यूआरएल की फुल फॉर्म तो मेरे ख्याल से सबको पता होगी, क्योंकि स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ी होगी, सेकंड में भी पढ़ी होगी। तो यूआरएल होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का काम क्या है, क्या जरूरत पड़ गई इस यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर की? वैसे तो इसके नाम से पता चल रहा है, रिसोर्स लोकेटर। क्या लोकेट करता है? रिसोर्स को। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर किसकी? रिसोर्स को। इतना सारा डेटा पड़ा हुआ है हमारे इंटरनेट पर, इतना सारा डेटा पड़ा हुआ है हमारे सर्वर पर। अब उस सर्वर से आपको कोई डेटा लेना है, किसके थ्रू लोगे? यूआरएल के थ्रू लेते हैं। अभी यूआरएल कैसे काम करता है उसको अभी हम आगे देखते हैं। तो यूआरएल के कितने पार्ट होते हैं? यूआरएल के हमारे होते हैं 3 पार्ट। पहला प्रोटोकॉल डेजिग्नेशन, दूसरा होस्ट नेम या उसका एड्रेस, तीसरा फाइल या उस रिसोर्स की लोकेशन। तो 3 चीजें हैं। अब आपको अगर किसी से कहीं सामान लेना हो या किसी के पास से जाके आप कुछ लेके आना चाह रहे हो, तो आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। किस रास्ते से जाने वाले हो, उसका एड्रेस क्या है, एड्रेस पता हो, और उसके पास से आपको रिसोर्स क्या लेके आनी है। तो 3 चीजें पता होनी चाहिए आपको, उसका रास्ता, आपको उसका एड्रेस, और आपको उसके पास से लाना क्या है। ये है कुल मिला के सारा का सारा यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसको ऐसा समझ सकते हो, एक आपके पास वेबसाइट है, सब चलाते हो ना, google.com, www.google.com। अब इस www.google.com में सबसे पहले आता है लिखा हुआ HTTP। आप इसको लिखो या मत लिखो, अगर आप www लिख के अपनी गूगल की वेबसाइट लिख के भी एंटर प्रेस करोगे तो ये अपने आप लिखा हुआ आ जाएगा ऑटोमेटिकली। दिस इज कॉल्ड प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल होता है। FTTP भी एक प्रोटोकॉल होता है। 2 तरीके के प्रोटोकॉल काम करते हैं हमारे इस पूरे सर्वर में, HTTP और FTTP। FTTP काम करता है, वो इंटरनेट पे काम नहीं करता है, वो काम करता है सर्वर पर, जब हम लोग सिर्फ एक नेटवर्किंग कर रहे होते हैं। जब हम लोग नेटवर्किंग का चैप्टर पढ़ेंगे, FTTP हम वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। FTTP काम करता है नेटवर्किंग पर, HTTP काम करता है इंटरनेट पर। हैं ये दोनों प्रोटोकॉल। तो HTTP क्या हुआ? एक प्रोटोकॉल हो गया। ये www क्या हो गया? ये सब डोमेन हो गया। ये क्या हो गया? डोमेन नेम, यानी उसका एक एड्रेस है। और ये उसका टॉप डोमेन नेम, यानी आप जो भी एक वेबसाइट का नाम लिखते हो एक तरीके से वो यूआरएल है। www.google.com, www. बहुत सारे .com, कुछ भी .com आप यूज करने वाले हो, वो सब क्या हो गए? कोई भी वेबसाइट होगी, दैट इज कॉल्ड यूआरएल। अगेन, दैट इज योर प्रोटोकॉल, दिस इज योर होस्ट नेम, दिस इज योर फाइल नेम। बताया था प्रोटोकॉल किस रास्ते से जाना है, होस्ट नेम उसका एड्रेस क्या है, फाइल नेम आपको उसके पास से रिसोर्स क्या लेकर आनी है या क्या रिसोर्स ओपन करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब यूआरएल काम कैसे करता है। अब ये तो समझ में आ गया भैया यूआरएल क्या है। यूआरएल क्या है? www.com, वो google.com, दिस इज कॉल्ड यूआरएल। लेकिन यूआरएल काम कैसे कर रहा है, इसकी जरूरत ही क्या पड़ी? इसको छोटे से तरीके से समझो। सर्वर पर या कंप्यूटर पर कोई भी डेटा कैसे स्टोर होता है? नंबर्स की फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, 1010 की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। अब आपने कोई भी एक डेटा अपना स्टोर कर दिया आपके कहीं सर्वर के ऊपर। अब उस सर्वर से आपको वो डेटा वापस चाहिए। अब तुम्हें उसका एड्रेस पता नहीं, क्योंकि इसके थ्रू डेटा लिया जा सकता है, आईपी एड्रेसेस के थ्रू, नंबर्स के थ्रू। अब उनको याद रखना बड़ा मुश्किल है, उनको याद नहीं रख सकते हम। नंबर्स को कितना याद रखोगे? और नंबर्स कैसे होते हैं इसमें? 192.168.1.1.0.2। तो नंबर्स को याद करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि हमारी डेली बोलचाल की भाषा क्या है? शब्दों में, अक्षरों में। उसको याद करना बड़ा इजी हमारे लिए। तो हमने क्या करा, उन नंबर्स को कन्वर्ट कर दिया टेक्स्ट फॉर्म में। हमने google.com लिख दिया।
अब आप गूगल पे आके अगर कोई भी चीज सर्च करते हो तो वो आपको क्या कर रहा है, वो सर्च करता है और सर्च करके आपको उसकी बहुत सारी साइट दिखा देता है। आप उस पर क्लिक करते हो और वो डायरेक्ट आपको रीडायरेक्ट कर देता है उसी नंबर वाली पोजीशन पर। अब उसका इंटरनल क्या वर्किंग है वो हम लोग नेटवर्किंग में पढ़ने वाले हैं। यूआरएल को ये समझो कि यूआरएल का सिंपल काम होता है, जो हमने लिखा, जो हमने www.com लिखा, वो हमको अपने आप रीडायरेक्ट कर देता है उस पोजीशन पर जो नंबर है या वो कोई एक एड्रेस है। वो उस एड्रेस पे अपने आप हमको भेज देगा, वो एड्रेस कहीं भी हो। उसका काम है यूआरएल का, हमसे रिसोर्स पूछना, जहां भी वो रिसोर्स पड़ी है उसको लोकेट करना, ढूंढना, और वहां से लेकर आपके सामने आपको दे देना। ये काम होता है किसका, यूआरएल का, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो आज इस लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें सीख ली। क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है, क्लाइंट सर्वर मॉडल कैसे काम करता है, यूआरएल क्या है, और यूआरएल हमारा कैसे काम करता है। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर समझ में आ गया होगा, सिंपल, बीच में सर्वर यानी आपका टीचर बैठा है, बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं, आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अगर किसी को कुछ लेना है या देना है, किसके थ्रू करेंगे, सर्वर के थ्रू करेंगे। यूआरएल क्या था, यूआरएल था यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हम लोग जो भी चीज़ें गूगल में डालते हैं या वेब ब्राउजर्स में डालते हैं, यूआरएल का काम होता है उसको लोकेट करना, रिसोर्स कहाँ से उठानी है और आपको प्रोवाइड करना, ये यूआरएल का काम है। तो अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अगली क्लासेस में हम पढ़ेंगे वेब पेजेस क्या है, वेबसाइट्स क्या होती हैं, स्टैटिक पेज और वेबसाइट क्या है, और डायनामिक पेजेस और डायनामिक वेबसाइट्स क्या होती हैं। ये हमारी अगली क्लास के लिए ऑप्शन होगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।